हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि सहसंयोजी त्रिज्या क्या है, वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या है या धात्विक त्रिज्या क्या है। इसके बाद हम परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में इनके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये चीज हम समझेंगे। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले परमाणु त्रिज्या की परिभाषा देखें तो ये सिंपल परिभाषा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आप किसी भी परमाणु में बात करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यवस्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाभिक बोल देता हूँ और इस नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वृत्ताकार पथ। और ये जो वृत्ताकार पथ है इस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कोई भी आपका परमाणु होगा उसमें वृत्ताकार पथ होगा, डेफिनेट है। अब इस वृत्ताकार पथ में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या में बोला गया नाभिक से, सेंटर से, यानी नाभिक यहाँ पे है, ठीक है, आपको दिख रहा है, बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, एक एक चीज आपको समझना है, बिल्कुल आपको, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप समय देंगे। किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसमें कोश की संख्या में वृद्धि होती है, कोश की संख्या में वृद्धि होती है। और जैसे कोश बढ़ेगा तो परमाणु आकार में भी वृद्धि होगी, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि कोशों की संख्या में वृद्धि होगी, जैसे मैं बात करता हूँ, नीचे जाऊंगा, हाइड्रोजन है, ये मेरा लिथियम है, ये मेरा सोडियम है, तो इसमें एक कोश होता है, इसमें दो कोश होता है, फिर तीन कोश होता है। मतलब जैसे एक कोश ये हो गया, इसमें दो कोश हो गए, फिर मेरे बच्चों तीन कोश हो गया। नीचे जाते जाओगे तो कोशों की संख्या में वृद्धि होगी। जितने कोश बढ़ेंगे परमाणु का आकार उतना ही अधिक होगा और नाभिक से दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी, जिससे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कोशों की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोश में कैसे भर जाते हैं? 2n² के हिसाब से भरे जाते हैं। ठीक है, बोरबरी का जो सिद्धांत है 2n², 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बाह्यतम कोश में 8 होते हैं, 8 से ज्यादा हो नहीं सकते, और उसके अंदर वाले में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सब रूल्स है, मैंने कराया है ऑलरेडी। तो किसी भी परमाणु में यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोशों की संख्या में वृद्धि होगी और आकार बढ़ेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। सिंपल है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा, दुनिया भर की चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मुख्य रूप से जो परमाणु त्रिज्या होता है तीन प्रकार से होता है: सहसंयोजी त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या, और तीसरा है आपका धात्विक त्रिज्या। कुछ बुक में और सारे त्रिज्याएं दिए रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो हम तीन ही त्रिज्या यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला आपका सहसंयोजी त्रिज्या, दूसरा वान डेर वाल्स त्रिज्या और तीसरा धात्विक त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या देखो, एक ही अणु के सहसंयोजी बंध द्वारा आबंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। बिल्कुल देखो, जैसे मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर मेरे बच्चों O2 है, मेरे पास O2 है। O2 यदि बात करूं तो O के ऑक्सीजन के दो परमाणु, वो कैसे? एक परमाणु कुछ इस प्रकार से में, तो दूसरा परमाणु इस प्रकार से होगा। इन दोनों परमाणुओं का कुछ ना कुछ है ना, यहाँ पे इसका मान लो रेडियस कितना है? R1 है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है? R1 है, R2 है ना, पहले का R1 दूसरे का R2। थोड़ा बहुत ही छोटा चित्र बन गया, समझ में नहीं आ रहा होगा, अलग से एक चित्र बनाता हूं तब समझ में आएगा। देखो बच्चा लोग, मैं यहां पर बनाता हूं एक बड़ा सा परमाणु, ठीक है, और एक उससे ही जुड़ा हुआ एक और परमाणु है, ये लो। अब इसकी त्रिज्या कितनी है? R1, इसकी त्रिज्या कितनी है? R2, ठीक है। एक ही अणु के दो परमाणु, ये मैंने O2 लिया था। अब इन दोनों को जोड़ूंगा, इसके बीच की दूरी, तो आप कहोगे R1 प्लस R2, और फिर डिवाइड करूंगा दो का, तो मुझे मिल जाएगा सहसंयोजी त्रिज्या। दो परमाणु थे, एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े थे। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? जब दो परमाणु बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध का निर्माण करें, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखो एक एक शब्द बता रहा हूं। सहसंयोजी बंध क्या है?
जब दो परमाणु आपस में बराबर के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। हमने यहां पर O2 लिया, ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन के दोनों जो हैं, ऑक्सीजन है, इसके दोनों जो परमाणु हैं वो बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का भागीदारी देकर के क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, जिससे हम कह देते हैं भाई साहब कि इनके बीच जो है सहसंयोजी बंध बना हुआ है। अब सहसंयोजी बंध द्वारा आवंधित दो परमाणुओं के नाभिक, यहाँ पे ये परमाणु हो गया, एक परमाणु का नाभिक ये हो गया, इनके बीच की दूरी का आधा, इनके बीच की दूरी का आधा, मैं यदि कह देता इनके बीच की दूरी d है तो d का आधा ही सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है, सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। जैसे डायग्राम में देख लीजिए, यदि मैं कह दूं ये R1 है, ये R2 है और बीच की टोटल दूरी d है, तो यहां पर लिख दूंगा सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। कैसे निकलेगा सहसंयोजी त्रिज्या, चाहे d में हाफ कर दो या तो आप R1 प्लस R2 करके हाफ कर दो, तो सहसंयोजी त्रिज्या निकल कर आ जाती है। कोई एग्जाम्पल बताइए सर। तो ऑक्सीजन की जो, ऑक्सीजन आपके पास O2 है, ये O2 है, कि सहसंयोजी त्रिज्या आप लिख लो, सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या कितना है, 0.66 एंगस्ट्रॉन, 0.66 एंगस्ट्रॉन, ये सहसंयोजी त्रिज्या है। आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं O2 की सहसंयोजी त्रिज्या। हम एक चीज कहना चाहेंगे कि भाई साहब पहले जो भी हमारे पास अणु है उनमें परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी लेंगे, कितनी दूरी है, और उनके आकार पर डिपेंड नहीं करेगा कि एक का आकार बड़ा है एक का आकार कम है, इससे लेना देना नहीं है। जो भी हमने अणु लिया उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है और उसका आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सहसंयोजी त्रिज्या। चलिए 11th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं जितना आपको जरूरत है। अब मैं बात करूंगा वान डेर वाल्स त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या में कहा आपने कि एक अणु है और एक ही अणु के परमाणु हैं, एक अणु है और एक ही अणु के परमाणु हैं, लेकिन वान डेर वाल्स त्रिज्या इसमें ऐसा नहीं होगा। सहसंयोजी में एक ही अणु है और अणु के ही परमाणु हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जब हम वान डेर वाल्स की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग अणु हैं और अलग अलग अणुओं के अलग अलग परमाणु हैं, और तब फिर उनके बीच की त्रिज्या वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। अब इसको आप कैसे समझोगे, वैसे तो समझ में आएगा नहीं बिना डायग्राम के। तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा सहसंयोजी त्रिज्या है, जैसे मेरे पास एक अणु है, ठीक है, एक अणु है और उसके ही परमाणुओं के बीच की जो त्रिज्या है वो सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। लेकिन जब मैं वान डेर वाल्स की बात कर रहा हूं तो वान डेर वाल्स में क्या है, डिफरेंस है। दो अणु हैं, एक मेरा एक ये अणु हो गया और दूसरा अलग अणु ऐसा है, ठीक है। अब इसकी एक परमाणु और इसकी एक परमाणु हमने ले लिया और फिर इनके बीच की दूरी निकाली, और इनके बीच की दूरी निकाल करके इसमें हम डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों 2 का, तो फिर ये जो त्रिज्या निकल कर आएगा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा। समझ में आया। हमारे पास एक अणु है, कितने अणु, एक अणु, और उनके परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, एक अणु होता उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, एक अणु है उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। लेकिन वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होगा कि हमारे पास भिन्न भिन्न अणु हैं और उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के निकटतम 2 अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। हमने कहा एक सिंगल O2 है, यहां पर एक O2 अलग से है, ये O2 अलग है, इस O2 के एक ऑक्सीजन और इस O2 के एक ऑक्सीजन के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, डायग्राम भी बना दिया गया फिर बच्चों ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप लोग समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं एक बताई देता हूं, जो आपका क्लोरीन होता है, जैसे क्लोरीन है Cl2, यहां पे क्लोरीन को मैं कहूं तो ऐसा मान लो कुछ, ठीक है, और एक क्लोरीन यहां है, इसके भी मान लो ऐसा कुछ। अब एक परमाणु ये एक परमाणु ये, इनके बीच की दूरी का आधा जो होता है वो अर्ध दूरी 180 पिकोमीटर होता है, 180 पिकोमीटर होता है। याद करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं धात्विक त्रिज्या की। धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं?
तो किसी धात्विक क्रिस्टल में निकटतम दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, धात्विक त्रिज्या, सॉरी। अब ये जो धात्विक क्रिस्टल कहां से आ गया यार? धात्विक क्रिस्टल्स कैसे समझ? देखो, किसी धात्विक क्रिस्टल, धातु परमाणु तो हम कह दिए सोडियम है, समझ रहे हैं, पोटेशियम है, कोबाल्ट है, आयरन है, निकिल है, जिंक है, ये सभी के सभी तो धातु है सर। लेकिन ये जो धात्विक क्रिस्टल शब्द कहां से आ गया, ये समस्या है। तो जब मान लीजिए कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में कर रहे हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हूं, समझ रहे हो, मतलब अपने बंध से वो इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूम रहा हो, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः ऐसे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो गति करते रहते हैं। उस स्थिति में ये जो क्रिस्टल हैं वो धात्विक क्रिस्टल के रूप में कहलाते हैं। अब कैसे, थोड़ा सा सर एग्जाम्पल में समझाइए तभी मजा आएगा। जैसे मेरे पास सोडियम है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम 1 पॉजिटिव बन गया और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो मेरे पास Na पॉजिटिव समझ में आ रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के फलस्वरूप जो हमें एक प्रकार का क्रिस्टल प्राप्त होता है, इसे धातु आयन कहते हैं, धनात्मक कर्नेल भी कहते हैं, इसे ही मेरे बच्चों धात्विक क्रिस्टल भी कहते हैं। समझ रहे हो? इसी को हम बोल देते फिर आयनिक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या का दूसरा नाम हो जाता है आयनिक त्रिज्या। आयन के अवस्था में हमने कहा कोई भी धातु है, जैसे कॉपर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दे तो Cu2 पॉजिटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसका जो हम निकालेंगे भाई साहब त्रिज्या, वो कहलाएगा हमारा धात्विक त्रिज्या। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाएगा कि सहसंयोजी त्रिज्या किसे कहते हैं, वान डेर वाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं, लेकिन मेन रूप से पूछा जाता है परमाणु त्रिज्या की आवर्तीता। आवर्तीता क्या है समझाइए, आवर्तीता क्या है समझाइए, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं वर्ग की बात करता हूं, मेरे बच्चों वर्ग में कैसे होगा थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपको तभी समझ में आएगा जब आप भी ट्राई करोगे कि हाँ यार हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मेरे बच्चों 1 कोष होता है। फिर लिथियम की बात करूं, लिथियम में 2 कोष होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सोडियम की बात करूं तो सोडियम में 3 कोष होता है। पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम में 4 कोष होता है। और जब आगे जाओगे हेलिने की रूबी से फ्रेंडशिप, रूबिडियम की बात करो तो फिर और आपका कोष बढ़ेगा। कितना कोष हो गया? 4। ये आपका 4 हो गया और 5वां भी कोष होता है तो 1 कोष और बना देता हूं, ये लो 5 कोष हो गया। थोड़ा समझना, जैसे मैं समूह में ऊपर से नीचे चला, भाई परमाणु क्रमांक में तो ऑलरेडी वृद्धि होती है। किसी भी समूह की बात करूं, आवर्त सारणी के किसी भी समूह की बात करूं, जैसे मेरा हाइड्रोजन का 1 था, लिथियम का 3 था, फिर सोडियम का 11 हो गया, पोटेशियम का 19 हो गया, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। तो जैसे ही वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, सत्य वचन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने के कारण कोष की संख्या में भी वृद्धि होती है, कोष भी बढ़ता जाता है। और जब कोष बढ़ गया तो नाभिक का आकार भी बढ़ जाता है, और नाभिक के आकार के बढ़ने के कारण समझने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोष में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो कोष ऑलरेडी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोष में 8 फिर 18 18 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और जैसे कोष बढ़ गया तो आकार में भी वृद्धि हो रही है, और जैसे ही आकार बढ़ गया फिर बच्चों ऊपर से नीचे चलने से आकार बढ़ रहा है। पहले छोटा आकार था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, और बड़ा हो गया, और बड़ा और बड़ा। तो नाभिक का आकार बढ़ गया तो नाभिक के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, जिससे त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और कोष बढ़ने से आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ने से नाभिक की त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। आवर्त में देखो, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या के मान में कमी आती है।
जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। हम जैसे बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो कोष में वृद्धि नहीं होती है। यहां पर एक चीज सीखोगे आप लोग, जैसे मैंने कहा ऊपर से नीचे चलते हैं तो कोष में वृद्धि होती है, लेकिन यहां पे कोष में वृद्धि नहीं होती है। यदि स्कैंडियम की बात करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो आप निकाल सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, फिर आपका हो जाएगा 3s2, 3p6, फिर 3d1 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाले में कितने हैं, 2, कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 6, 10, 10, 18, 18, 2, 20, 1, 21, सही है, समझ रहे हैं। तो ये मेरे पास टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कहूं पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे कोष में कितने हैं, 6, 7, 8, 1, 9 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला, ठीक। अब जब अगले नंबर 22 में चलेंगे तो इसका हो जाएगा 2, 8 और ये 10 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, 8, 11 और प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, देखो जरा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है लेकिन कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। जैसे ये मान लो एक परमाणु है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, आगे चलकर मैंने देखा कि यही परमाणु जो है वो मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन से हो गया। अब संशय हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा आकर्षण होगा कि 18 में? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, तो इसका नाभिक आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा और इसके आकर्षण बल ज्यादा कारण थोड़ी से क्या हो जाएगी, संकुचन होगी, कमी होगी। जैसे आम यदि आप पक गया तो खा लो तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद यदि आप उसे रख दो तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है और सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जब बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष नहीं बढ़ता, कक्षा नहीं बढ़ रहा है, केवल नाभिक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होता जा रहा है और जिससे आकार में आंशिक रूप से कमी आ जाती है, आकार में आंशिक रूप से कमी आ जाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है फिर बच्चों, आवेश। यदि नाभिक पर देखो, नाभिकीय आवेश, मैंने अभी आपको बताया कि आवेश बढ़ रहा है, यदि आवेश बढ़ रहा है तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है और आकर्षण बल बढ़ा तो आकार में कमी आएगी, जिससे त्रिज्या भी कम हो जाएगा। कक्षों की संख्या बढ़ाओगे तो आकार बढ़ जाएगा और जब आकार बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों तो जो त्रिज्या वो भी बढ़ जाएगी। शील्डिंग प्रभाव, शील्डिंग या स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने से नाभिक तथा अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम हो जाता है और नाभिक का आकर्षण कम हुआ तो सिंपल है, आकर्षण बल कम हुआ मतलब आकार में वृद्धि हो गई। आकर्षण बल के व्युत्क्रम है, आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी, आकर्षण बल यदि बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी। तो ये इसके प्रभावित करने वाले कारक भी यदि पूछ दिया जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। और आज हमारा परमाणु त्रिज्या हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है, आपको पूरा लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा PDF फॉर्म में। इसके लिए कांटेक्ट करना होगा 96 85 29 91 49 पर, आपको बेहतर नोट्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।